पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के साथ पूरे देश की नजरें एग्जिट पोल पर लग जाएंगी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही है, कितना % वोट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, किस नेता का कितना असर हो रहा है, कितना का नहीं हो रहा, कौन सा मुद्दा है, इन पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी जैसे ही मतदान खत्म होने के साथ अंतिम वोट डाला जाएगा। और फिर अपने अपने आइडिया, अपने अपने एग्जिट पोल, अपने अपने ओपिनियन पोल टीवी चैनल और एजेंसी वाले सामने रख देंगे। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का तमाशा आप कई सालों से देख रहे हैं। यह पिछले 10 में से 7 बार गलत साबित हो चुके हैं, यह आपने देखा होगा टीवी पर। और फिर उन एजेंसी के मालिकों को टीवी पर रोते हुए और माफी मांगते हुए देश की जनता से देखा होगा, जिन्होंने 400 अब की बार 400 पार के नारे को पकड़कर लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400, 450, 450 सीटों पर पहुंचा दिया था। जब नतीजा आया भाजपा 240 पर सिमट गई। वो तो 1-2 स्टेट में थोड़ी कमी रह गई, हो सकता था कि भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती, एनडीए बाहर हो जाता। उस आंकड़े के आने के बाद उन्हीं एजेंसी मालिकों ने, उन्हीं एग्जिट पोल करने वालों ने टीवी पे बैठकर रोना रोया था और माफी मांगी थी। लेकिन यह एग्जिट पोल है, तमाशा है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उन पर चर्चा होगी, लोग टीवी देखेंगे, टीवी डिबेट देखेंगे तो विज्ञापन मिलेगा, उनका टाइमिंग बढ़ेगा। इसके अलावा एग्जिट पोल कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत पर कोई बात नहीं करना चाहता, और खासतौर पर देश में गोदी मीडिया का जो ठप्पा लगा इन्हीं टीवी चैनलों की वजह लगा है, जो लगातार गलत और सरकार के पक्ष में जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह की बहस करवाते हैं, बहस में उन लोगों को लाकर बिठाते हैं जो सरकार का पक्ष लेते हैं। यह एक तमाशा गोदी मीडिया कहलवाने के लिए काफी। लेकिन 5 राज्यों में से 4 राज्य जो थे उनकी कोई बात करो ना करो, लेकिन पश्चिम बंगाल की और आसाम की 2 लोगों की बात हुई। आसाम में हिंदू मुस्लिम फैक्टर चलाया गया, वहां परिसीमन अचानक करके और हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटने का काम कर दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, देश का चुनाव, 294 सीटों वाली इस विधानसभा का चुनाव, पूरे देश की नहीं विदेश की नजरें हैं। और क्यों है कि एक तरफ महिला आरक्षण की बात भाजपा कर रही है, दूसरी ओर एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह पूरी केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सुरक्षा बल, बख्तरबंद गाड़ियां और यूपी कैडर के अफसरों को उतारकर ऐसा कर दिया जैसे चुनाव लड़ा नहीं जा रहा, चुनाव लूटने की कोशिश हो रही है। और इस लूटने की कोशिश के बावजूद अगर पश्चिम बंगाल का किला ममता बनर्जी बचाती हुई नजर आ रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल का में हिंदू मुस्लिम या अन्य मुद्दों के बजाय एसआईआर के खिलाफ जनता का बम्पर वोटिंग करना, और दूसरा भारी राज्यों से जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल उतारकर स्थानीय लोगों को डराने का, और आज जो तस्वीरें आ रही है वहां पर महिला जो लाइनें में लगी है उन पर किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो बम्पर वोटिंग हो रही है, निश्चित मान के चलिए यह बम्पर वोटिंग भाजपा को उतना ही नुकसान पहुंचाने वाली है जिसकी उम्मीद भाजपा खुद नहीं कर रही होगी। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री तमाम देश की समस्याओं को छोड़कर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, और गृह मंत्री देश के मणिपुर पास का राज्य है जहां 2 साल से अशांति, उस पर नजर डालने की बजाय पश्चिम बंगाल में लगातार कैंप किए रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि उसके बाद हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, इस तरह के भाषण हो रहे हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी के साथ में जिस तरह से बंगाल की महिला वोटर और हिंदू मुस्लिम मुद्दे के खिलाफ जय बांग्ला का मुद्दा हावी हो गया है, निश्चित मान के चलिए इस मुद्दे के साथ में बंगाली वोटर ने बम्पर वोटिंग के साथ में ममता की वापसी निश्चित कर दी। लेकिन इस चुनाव में देखने लायक यह बात है कि जिस भारतीय चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में थी और भारतीय लोकतंत्र की दुहाई देकर कई देशों में चर्चा होती थी, उस चुनाव आयोग के आयुक्त अगर कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां की जनता गो बैक के नारे लगाकर यह बता देती है कि भारतीय चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। और जिस तरह का चुनाव, आप सोचिए 91 लाख वोट काट दिए और कहते हैं घुसपैठिए निकालेंगे। घुसपैठिए कौन निकालेगा? केंद्र सरकार का काम है। आखिरकार घुसपैठिए आए तो आए कैसे? और आंकड़े उठा के देख लीजिए,
यूपीए सरकार ने कहीं ज्यादा घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार से निकालकर बांग्लादेश भेजा था। वरना वर्तमान जो केंद्र सरकार है घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में पीछे रही थी। ये आंकड़े खुद केंद्र सरकार के हैं, यानी कि घुसपैठियों को मुद्दा बनाए रखना भाजपा के लिए जरूरी है ताकि बार बार उन पर वोट मांगा जा सके। लेकिन यह नैरेटिव पश्चिम बंगाल में बिल्कुल फेल हो गया। फेल, भारी बनाव बांग्ला, भारी बनाव बांग्ला। अब वहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि पश्चिम बंगाल में उर्दू नहीं चलेगी। उसका जवाब बांग्लादेशी देते हैं कि यहां हम गुलाम अली की गजलें आंख बंद करके चाय पीने के साथ सुनते हैं। हम गुलाम अली को पसंद करते हैं, वो जो गजलें बोलते हैं वो हम पसंद करते हैं। यानी कि जो नैरेटिव सेट करने का कोशिश की उर्दू के खिलाफ, उसका जवाब बंगाली लोगों ने दे दिया। और ममता क्यों जीतेगी? 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला, महिला वोटर पूरी तरह से लामबंद है ममता बनर्जी के साथ। दूसरा, जय श्री राम को चुनावी नारा बनाने की कोशिश की, लेकिन सायोनी घोष मंच पर हनुमान चालीसा भी पढ़ देती है, कलमा भी सुना देती है। वे कहती है मैं जानती हूं भाजपा का कौन सा दूसरा नेता कलमा पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। और उधर ममता बनर्जी दुर्गा पाठ मंच से करके ये जवाब दे देती है कि हम दुर्गा मां को मानते हैं और हम दुर्गा पाठ भी करते हैं। बोले कोई भाजपा का नेता जिसको दुर्गा पाठ आता हो? कोई नहीं बोल पाया। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का इस तरह से पंचर किया जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक सौदा साबित हुआ। लेकिन यह भी सही है कि भाजपा ने पूरी ताकत लगाई है, पूरी केंद्र सरकार वहां बैठी है। केंद्रीय बलों को 2,10,000 केंद्रीय बल किसी चुनावी राज्य में उतारा जाना और वहां जो पर्यवेक्षक आईपीएस लगाए गए हैं उनका घरों में घुसकर वोटरों को डराना, इसके बावजूद 90% से ज्यादा वोट होना, क्या यह सीधा संकेत नहीं है कि भारी बनाम बांग्ला का मुद्दा हावी हुआ है? और इस हावी होते मुद्दे ने ममता को इतना मजबूत कर दिया है कि ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव जीतकर चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है।